हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक का जो चैप्टर 7th है वो लेके आया हूँ। चैप्टर 7वां जो हमारा तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, ठीक है दोस्तों, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो चैनल में नए हो तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जल्दी जल्दी कर दो ताकि फटाफट तुम्हारे दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, देखो उम्मीद है इससे पहले जितने भी मैंने 6 चैप्टर तक वीडियो बनाया आपने देख लिया होगा। और मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि प्राथमिक क्रियाकलाप जो तुम्हारा 5वां चैप्टर है, उसके बाद द्वितीय क्रियाकलाप 6वां चैप्टर और तृतीय क्रियाकलाप जो तुम्हारा 7वां चैप्टर, ये एक दूसरे से लिंक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं बता देता हूँ। पहला प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया में मैंने आपको क्या बताया था? देखो स्टार्ट करने से पहले ना आप कॉपी पेन और साथ साथ लीड लगा के रख लो, कॉपी पेन साथ साथ निकाल के रख लो, आसान भाषा में नोट डाउन कर लेना, ठीक है? लिखते चलना। सो स्टार्ट करते हैं। देखो तृतीय क्रियाकलाप, पहला प्राथमिक क्रियाकलाप मैं बता देता हूँ जो मैंने बताया था, आपको ध्यान हो, आपने वीडियो देखा है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप क्या था कि भाई प्राकृतिक संसाधन में, है ना, धरातल पर प्राकृतिक संसाधन जो भी हमारे पास उपलब्ध है, मानव उसका क्या करता है? डायरेक्ट यूज करता है। ठीक है, प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का मानव क्या करता है? सीधा इस्तेमाल करता है, सीधा। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता और अपने इच्छाओं, आवश्यकता और जरूरतों की क्या करता है? पूर्ति करता है। तो इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप। अब द्वितीयक क्रियाकलाप क्या था? द्वितीयक यानी विनिर्माण, कच्चे माल से नए मूल्यवान वस्तु में बदल देना। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बना दिया, बेड बना दिया, है ना, तो ये क्या हो गया? विनिर्माण यानी मूल्यवान वस्तु में बदल देना। लकड़ी से फर्नीचर में बदल दिया तो मूल्यवान, रेट बढ़ गया ना उसका, तो उसी को बोलते हैं द्वितीय क्रिया यानी विनिर्माण। अब हम देखेंगे तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं। ठीक है, इन तीनों में से ना एक डेफिनेशन आता है और चतुर्थ क्रियाकलाप भी बताऊंगा, 5वां क्रियाकलाप भी बताऊंगा, पंचम क्रियाकलाप। लेकिन इनमें से ज़्यादा जो डेफिनेशन आता है 3 क्रियाकलाप के पूछे जाते हैं। तो देखो तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तृतीय क्रियाकलाप ना, इसमें 2 वर्ड आपको ध्यान रखना है, मानव और परिवहन। मानव और परिवहन, ठीक है? क्या? मानव और परिवहन। मानव और परिवहन जो सेवा देती है ना, उसी को तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक है, देखो कैसे मानव एक दूसरे की हेल्प करता है, सेवा करता है तरह तरह से, है ना, और मेवा खाता है। मेवा खाने का मतलब पैसे लेता है। मानव क्या करता है? मानव एक संसाधन है, हर चीज़ एक संसाधन है, जिससे ज़रूरतें पूरी हो, मदद हो, हेल्प हो, वो हर चीज़ क्या है? संसाधन है। ठीक है, देखो तो मानव ना खुद एक संसाधन है, एक दूसरे की काम आता है। ठीक है, देखो मानव क्या करता है? एक दूसरे की मदद करता है, सेवा देता है, जैसे वकील के रूप में, अध्यापक के रूप में, दुकानदार के रूप में, बैंक कर्मी के रूप में। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? मानव सेवा कर रहा है ना, फ्री वाला सेवा नहीं है, पैसे वाला सेवा है। समझ में आया? इस तरीके से। और परिवहन व्यक्ति और वस्तुओं के क्या कर रहा है? एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहा है, तो सेवा कर रहा है। समझ में आ गया? तो 2 चीज़ ध्यान रखनी है, मानव और परिवहन द्वारा दी जाने वाली सेवा को क्या कहते हैं? तृतीय क्रियाकलाप। समझ में आया? अब देखो, अब चतुर्थ क्रियाकलाप बता देता हूँ, लिखा नहीं हूँ, देखो सुन लो, आता नहीं है ज़्यादा इसीलिए। चतुर्थ क्रियाकलाप ना, इसमें खोज, अनुसंधान, रिसर्च आ जाते हैं, वैज्ञानिक जो खोज करता होते हैं वो आते हैं। ठीक है, और पंचम क्रियाकलाप में निर्णय करता, जज करता, ये सब आ जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये तृतीय क्रियाकलाप का डेफिनेशन लिख लेना, आते ही आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर का पूछ लेता है। देखो ग्रामीण विपणन केंद्र या नगरीय विपणन केंद्र की विशेषता बताइए। विशेषता या अंतर एक ही बात है। ठीक है, कभी कभार 3 नंबर में ओनली ये दे देगा, ग्रामीण विपणन केंद्र की विशेषता बताइए 3 नंबर में। अगर दोनों देगा तो 5 नंबर में देगा। समझ में आया? क्योंकि ज्योग्राफी में हाईएस्ट मार्क 5 होता है। ठीक है, तो ग्रामीण विपणन केंद्र समझते हैं, गांव में जो बाजार लगते हैं आपने देखा होगा। ठीक है, और शहर में जो बाजार लगता है जो ज़रूरतें पूरी करता है वही है, ज़्यादा कुछ अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामीण विपणन केंद्र, विपणन में आ गया तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, देखो ये बाजार ही है, ये गांव का बाजार या शहर का बाजार। समझ में आया? देखो ग्रामीण विपणन केंद्र, नगरीय विपणन केंद्र की विशेषता। पहला पॉइंट, ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। निकटवर्ती यानी आस पड़ोस की बस्तियों को क्या करते हैं? पोषण, मतलब जरूरतों को पूरा करते हैं।
इसमें क्या कह रहा है नगरीय विपणन केंद्र में, नगरीय बाजार वाला, कि भाई ये विशिष्ट नगरीय सेवा प्रदान करते हैं, मतलब ये नगरों की सेवा प्रदान करते हैं नगरों में, और ये गाँव में। भैया ग्रामीण विपणन केंद्र की बात कर रहा है ना, तो गांव में सेवा देगा, और ये नगर की बात कर रहा है तो नगर में ही देगा ना, शहर में। दूसरा, ये स्थानीय यानी आसपास संग्रहण, आसपास जो चीज़ें इकट्ठी होती है संग्रहण होती है, और वितरण केंद्र की सेवा देती है। ठीक है, आसपास से जितना भी कच्चा माल आता है, ठीक है, वो सब की सेवा, वो सब लाके एक जगह जुटा के ज़रूरतें पूरा करता है, वितरण इधर से उधर सेवा देता है। ठीक है, जबकि नगरीय में क्या है कि भाई स्थानीय सेवा के साथ साथ ये विशिष्ट सेवा, मतलब अदर सेवा भी प्रदान करता है विशिष्ट अलग से। इसमें यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवा, इसमें क्या था, दोनों नहीं मिलती। ठीक है ना, इसमें व्यक्तिगत यानी मंडी जो बाजार लगती है उसमें सेवा तो मिलती है, मतलब सारे गांव में देखते हैं ना, सारे जब जहाँ पे गांव में बाजार लगती है तो वहाँ से कई तरह के लोग, 2-4 इस गांव से 2-4 गांव से, बहुत सारे के लोग खरीदने के लिए आते हैं सामान। ठीक है, लेकिन व्यावसायिक सेवा नहीं देते ये। जबकि नगर में क्या होता है, स्थानीय सेवा देते हैं, साथ साथ ये विनिर्मित वस्तुएं भी मिलती हैं यहाँ पे, विनिर्मित मतलब बनी हुई। ठीक है, जबकि गांव में बनी हुई सेवा नहीं मिलती, क्योंकि गांव में टेक्नोलॉजी नहीं है, शहर में टेक्नोलॉजी है। समझ में आया? ये सिर्फ स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकता है, बस। क्या कर सकता है? स्थानीय ग्रामीण की जरूरतों को पूरा कर सकता है, जबकि ये व्यावसायिक सेवा के साथ, ये जरूरतों के साथ साथ व्यावसायिक सेवा यानी व्यावसायिक यानी जो एक तरह से व्यवसाय यानी व्यापार करना, व्यापार यानी करना, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेवा देता है ना, जैसे सरकारी वकील हो गया, अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, डॉक्टर, ये सब सबकी सुविधाएं शहरों में मिलती है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, है ना। लेकिन गांव में इसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है, मिलता नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? तो ये फटाफट नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, अब इसमें ना मैं आपको पहले ये बताऊंगा, विनिर्माता, थोक, फुटकर, ये कौन होते हैं। ठीक है, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, इसके बारे में समझाऊंगा। ये कहाँ से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, और कौन सामान उपलब्ध करवाता है, किससे उपलब्ध करवाता है। ठीक है, उसके बाद ये डेफिनेशन आप लिख लेना, थोक व्यापार की डेफिनेशन क्या, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। ठीक है, पहले ये आप समझ लो। देखो बड़े ध्यान से समझना, ध्यान दोगे तभी ये समझ में आएगा, फुटकर और थोक। ठीक है, ये पूछ लेते हैं एक नंबर का। देखो आसपास तुम्हारे घर के आसपास नियर बाय छोटे मोटे बहुत सारी दुकानें होगी। ठीक है, समझ में आया? तो उन छोटी दुकानों को ना हम क्या बोलते हैं, फुटकर। क्या बोलते हैं? फुटकर व्यापार। अब वो दुकान के रूप में भी हो सकता है या फिर रेडी के रूप में भी हो सकता है, जो तुम्हारे आसपास जो रेडी में सब्जियों बेचने का काम करते हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो या तो दुकानदार भी हो सकता है छोटे मोटे, जो हमारे यहाँ घर के आसपास होते हैं। ठीक है, जिससे हम डायरेक्ट सामान खरीदते हैं। उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन होते हैं? हम जो सामानों का उपभोग करते हैं, जैसे साबुन ले आए, तेल ले आए। ठीक है ना, समझ में आया? खाने पाने की कुछ चीज़ें ले आए, तो किससे लाते हैं हम? आसपास जो दुकानें होती है, और वो कौन होता है? फुटकर। समझ में आया? तो हम इससे संबंधित होते हैं। अब ये जो फुटकर है ना, ये सामान कहाँ से लाते हैं? तो ये लाते हैं थोक से। किससे लाते हैं? थोक व्यापार। बड़ी बड़ी दुकानों पे देखा होगा लिखा हुआ बोर्ड पे, यहाँ सामान उचित थोक रेट पर मिलता है ना। जहाँ पे बड़े बड़े कार्टून में, बड़े बड़े पैकेटों में, जो पैकेटों में सामान लेते हैं, चाहे वो तेल, वो साबुन हो, या तेल का कंटेनर हो, ठीक है, या चावल का कट्टा हो, या आटे का कट्टा हो, सब कुछ वहाँ पैकेट पैकेट में मिलता है। कहाँ? थोक में। समझ में आया? और फुटकर व्यापार कहाँ से सारा सामान लाते हैं? थोक व्यापार से। क्लियर है? अब देखो इन दोनों के बीच ना, अब ये दोनों एक दूसरे से निर्भर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फुटकर व्यापार ये किससे निर्भर, इस पर निर्भर होता है, सारा सामान वहीं से खरीदता है, डेली का लेन देन होता है, डेली का कस्टमर होता है। ठीक है ना, पैकेट पैकेट बीड़ी ले आया, पैकेट पैकेट साबुन ले आया, ठीक है, खाने पाने का सामान ले आया, पेटी पेटी कार्टून ले आया। ठीक है ना, और इनके साथ फुटकर और थोक, इन दोनों के बीच ना उधार का लेन देन भी चलता है। फुटकर इनसे उधारी खाता भी रखते हैं। समझ में आया?
लेकिन हम जो है ना, हम थोक व्यापार से नहीं रख सकते, क्योंकि हम कहाँ खरीदेंगे, हम डेली कस्टमर होते नहीं। डेली कस्टमर कौन होते हैं? फुटकर होते हैं। किसके? थोक के। तो जो डेली कस्टमर है वो उसी से उधार लेन देन चलता है ना, समझ में आया। और ये थोक सामान कहाँ से लाते हैं? तो भैया ये जो थोक व्यापार वाले हैं ना, ये थोक सीधा विनिर्माता से सामान लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? विनिर्माता। विनिर्माता कौन है? जो विनिर्माण का कार्य करता है, जो प्रोडक्ट को बनाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, ठीक है, बड़ी बड़ी मिलें, समझ में आया, विनिर्माता। अब ये थोक जो है ना, थोक व्यापार, ये इस पर पूरा निर्भर होता है। थोक व्यापार इस पर पूरा निर्भर होता है और इनके साथ उधार लेन देन चलता है। और फुटकर और थोक, इन दोनों के बीच व्यापार लेन देन चलता है, ठीक है। ये इस पर उधार चढ़ाता है, ये इस पर उधार करता है। क्लियर है? लेकिन विनिर्माता ये किससे संबंध होता है? ये डायरेक्टली किसान के खेत से संबंधित होता है। समझ में आया? खेत से माल उठाता है। अब जैसे तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ गन्ने का, ठीक है। जैसे गन्ना, खेत से गन्ना उठाया विनिर्माताओं ने, ठीक है। गन्ना उठाया 10 रुपये में, ठीक है, 10 रुपये में गन्ना उठाया। अब इन लोगों ने क्या करी? मिलें स्थापित कर रखी है। इन लोगों ने बनाई चीनी। क्या बनाई? चीनी। 15 रुपये, 5 रुपये बढ़ा दिया, ठीक है, विनिर्माण करने का 15 रुपये बढ़ा दिया। 15 रुपये में चीनी, मतलब 15 रुपये किलो, मतलब कट्टे के हिसाब से, कट्टा कट्टा कोई भी चीज़ पैकेट में लेते हो तो सस्ता पड़ता है। तो थोक व्यापार वालों को दे दिया 15 रुपये में। कितने में दे दिया? 15 रुपये, यानी 5% का 5 का मुनाफा कर लिया इन लोगों ने। अब ये 15 वाला क्या देगा? 15 में लाया, अब ये बेचेगा 20 में, ठीक है। किसको? फुटकर को। अब फुटकर क्या करेगा? ये बेचेगा 30 में। किसको? उपभोक्ताओं को। समझ में आया? ऐसा ही होता है। क्लियर है? एक दूसरे पर निर्भर, ठीक है। अब देखो, अब थोक व्यापार का जो एक्चुअल डेफिनेशन है ना भाई, इस व्यापार को ना बिचौलिए स्थापित करते हैं। बिचौलिए कौन? बड़े बड़े पूंजीपति स्थापित करते हैं, जो विनिर्माता से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। तो भैया अभी मैंने बता दिया, थोक व्यापार सीधे किसके कॉन्टैक्ट होते हैं? विनिर्माता से कॉन्टैक्ट रखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली सामान उपलब्ध करते हैं। और फुटकर व्यापार ये उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करवाता है। फुटकर, हम सारा सामान कहाँ से लेते हैं? फुटकर व्यापार से। मतलब हम फुटकर डायरेक्टली रूप से सामान उपलब्ध करवाता है। किसके लिए? उपभोक्ताओं के लिए। क्लियर है? समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो इसको फिर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन। तो गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है इसका, नोड या योजक का अर्थ बताइए। क्या है? नोड योजक। दोस्तों कई बार आया हुआ है, ठीक है ना, बच्चे समझ में नहीं पाते हैं। ये तुम्हें बॉक्स में, एक बॉक्स में ये मिलेगा, नोड योजक क्या होता है। नोड योजक का अर्थ बताइए, समझना। देखो लिख दिया हूँ आसान भाषा में, आप फटाफट लिख लो, ठीक है ना। देखो नोड, नोड यानी 2 या 2 से अधिक मार्गों का संधि स्थल है। क्या है? 2 या 2 से अधिक मार्गों का संधि स्थल। संधि स्थल मतलब मिलाने वाला स्थान। जैसे ये पॉइंट है, ठीक है ना। अब ये एक इसको मिला रहा है, एक ही रास्ता इधर और एक रास्ता इधर। तो ये वाला ये जो पॉइंट हो गया, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? देखो क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक मार्गों का संधि स्थल, मतलब 2 मार्ग हो सकते हैं या 2 से अधिक मार्ग भी हो सकते हैं। मार्ग मतलब रास्ता, तो या तो 2 मार्ग हो सकते हैं या 3 राहें भी होते हैं। जैसे एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, है ना, ये 3। तो ये जो पॉइंट हो गया, इसी को क्या बोलते हैं? नोड। समझ में आया? 2 या 2 से अधिक मार्गों को मिलाने वाला जगह। अच्छा, अब योजक क्या भाई? तो योजक प्रत्येक सड़क, मतलब वो हर सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है। जैसे एक ये हो गया, अब एक सड़क यहाँ से आ रही है और ये पॉइंट हो गया टर्निंग, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। तो ये वाली सड़क, ठीक है, मतलब हर सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है। जैसे एक नोड ये, 2 नोड ये, तो 2 नोड हो गए, तो इसको क्या कहेंगे? योजक। समझ में आया? 2 नोडों को जोड़ने वाली सड़कों को योजक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दोबारा सुन लेना बैक करके, समझ में आया? तभी समझ में आएगा। देखो थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन समझ में आएगा जब 2-3 बार सुनोगे तो। आगे बढ़ते हैं। देखो 1 से 2 नंबर का एक क्वेश्चन ये भी देता है, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, तो परिवहन को प्रभावित करने वाला कारक ना सबसे बड़ा है मांग, डिमांड। क्या है? मांग। कि भाई देखो परिवहन को कैसे प्रभावित करती है, तो भैया परिवहन को जब जनसंख्या अधिक होगी तो
हर चीज़ की डिमांड बढ़ती है, समझ में आया। तो बस परिवहन की भी मांग बढ़ेगी कि भाई जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, आकार जितना बड़ा होगा, है ना, उस हिसाब से प्रभावित करेगी। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। समझ में आ गया? क्लियर है? सब तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा सबकी डिमांड बढ़ेगी भाई, परिवहन की भी डिमांड बढ़ेगी। अब परिवहन की डिमांड बढ़ेगी तो भैया सड़क भी डिमांड बढ़ेगा, सड़क भी बनते हैं, ठीक है ना। जैसे एक रास्ते के ऊपर दोहरा मार्ग बन जाता है, दोहरा फिर हाईवे बन जाता है, हाईवे के ऊपर मेट्रो जा रहा है, समझ में आया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, संचार किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। मतलब जनसंचार के माध्यम। देखो संचार मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो भैया, सूचनाओं का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है, बस खत्म। कितना आसान है। इसके माध्यम क्या है भैया, रेडियो, टीवी, फोन, इंटरनेट। समझ में आ गया? कितना आसान है दोस्तों, फटाफट नोट डाउन कर लो फिर, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। ये तो हमारा पार्ट 1 हो गया, ठीक है। अब जल्दी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जल्दी जब भी पार्ट 2 बनाओ 1 से 2 दिन में आप तक फटाफट तुरंत पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं, बाय बाय, पार्ट 2 में मिलते हैं अब।